फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, वो है एनसीईआरटी बुक्स का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे दोस्तों 6 to 10 एनसीईआरटी बुक्स को, जिसमें आज ये पहला कड़ी है दोस्तों, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कक्षा 6 के इतिहास के बुक को, जिसका नाम है हमारे अतीत। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमको इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, कि इतिहास का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है। यदि आप इमेच्योर हैं और आप इस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में वशीभूत हैं कि आपको पिछली बीती हुई बातों से या बीती हुई समस्याओं से आपका तालमेल उतना अच्छा नहीं है, तो आप अपना कंधा झट से झटक सकते हैं कि हम तो वर्तमान में रहते हैं, हमको भविष्य का चिंता करना चाहिए, बीती हुई बातों में फंस के हम क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी सुपर टेक दुनिया देख रहे हैं, उसके पीछे हमारे जो पूर्वज हैं, उनके सैकड़ों, हजारों और लाखों वर्ष के कटु अनुभव, सुख दुख, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक चिंतन इसमें शामिल है, और उन्हीं का क्रमागत परिणाम है दोस्तों, जिसके वजह से हम आज इतनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जीते हैं। इतिहास पढ़ने से दोस्तों, पिछले समय में होने वाली घटनाएं, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, और एक आदि मानव से लेकर के एक सिविक मानव, एक सिविक ह्यूमन में हम कैसे परिवर्तित हुए, उस परिवर्तन के दौर को हम लोग देखेंगे और समझेंगे उस पूरी कालखंड की संरचना को और रचना को। तो आइए हम स्वागत करते हैं आपको इस इतिहास की दुनिया में, जिसका पहला चैप्टर है दोस्तों हमारे अतीत। इसमें एक बात गौर करने वाली है दोस्तों, यहाँ पे हमारा अतीत नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है हमारे अतीत। मतलब यहाँ पे उसको बहुवचन बना दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है उसको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पुस्तक है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष समाज या किसी विशेष राष्ट्र के प्रति ये डेडिकेटेड नहीं है। ये पूरी और पूरी मानव समाज, मानव सभ्यता के बारे में ये डेडिकेटेड है। इसलिए पुस्तक का नाम है दोस्तों हमारे अतीत, जिसको पढ़ करके हमें मानव सभ्यता के बारे में, उसके विकास के कालानुक्रम के बारे में हमको पता चलेगा। इसीलिए किताब का नाम है हमारे अतीत। हमारे अतीत का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो है क्या, कब, कहां और कैसे। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? ये किसके बारे में पूछ रहा है कि क्या, कब, कहां और कैसे, और लास्ट में फुल स्टॉप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आखिर क्यों है? ये जो चैप्टर है, ये दर्शाना चाह रहा है कि पहले के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उन लोगों को रहने, खाने, पीने का क्या सुविधा होता था, वे लोग अपना मनोरंजन कैसे करते थे। इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोगों को ये चैप्टर जानकारी देगा। इसीलिए यहाँ पे क्या, कब, कहां और कैसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाला गया है दोस्तों, जिसमें इसको पढ़ करके हमको पता चलेगा मानव सभ्यता के विकास के क्रम में जो होने वाली जो भी घटनाएं हैं, उनके क्रम के बारे में। इसमें जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है दोस्तों, वो पहला टॉपिक का नाम है दोस्तों कि लोग कहां रहते थे। लोग कहां रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप का बात करेंगे दोस्तों, तो क्या आपके अंदर ये उत्सुकता नहीं आएगी कि क्या अभी जितनी जनसंख्या थी, क्या लाखों हजारों वर्ष पूर्व ही इतनी ही जनसंख्या थी? बिल्कुल नहीं थी। जनसंख्या बिल्कुल विरल थी। पृथ्वी पर वनस्पति और जीव जंतु का मात्रा बहुत अधिक था, बशर्ते मनुष्य का मात्रा कम था, मनुष्य का संख्या कम था। तो उस टाइम भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले लोग कहां रहते थे? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? हमारे जो एनसीईआरटी बुक्स है दोस्तों, इसमें 4-5 पॉइंट में ये शो किया गया है कि पहले के लोग, सबसे पहले लोग कहां रहे, फिर उसके बाद उन लोगों में जो परिवर्तन आते गया, वो परिवर्तन कैसे आते गया, और फिर लोग कैसे कैसे एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते गए। आइए उन्हीं घटनाओं के शिफ्ट होने की जो कालक्रम है, जो खंड है, और उसका जो परिवर्तन का एक दौर है, आइए एक फ्लो चार्ट के मदद से समझते हैं दोस्तों। इसमें जो सबसे पहले हम लोग को
जानकारी प्राप्त होता है दोस्तों कि सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोग कहाँ रहते थे, तो वो है 1 नंबर पे नर्मदा नदी घाटी। आप लोग को पता होना चाहिए कि मानव सभ्यता का जो विकास है वो नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। नदी के किनारे क्यों हुआ था, आई एक्सपेक्ट कि आप अगर जानते हैं तो आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नहीं तो फिर हम अगला जो वीडियो होगा उसमें हम काफी अच्छे तरीके से बताएंगे कि लोग नदी के किनारे ही अपना आश्रय क्यों ढूंढे और नदी के किनारे ही वे लोग क्यों बसे। तो इसमें जो पहला जो पॉइंट है दोस्तों कि सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे आके बसे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होकर निकलती है और गुजरात के खंभात के खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये तो नर्मदा नदी का बहाव हुआ दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे एक भीमबेटका का गुफा है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ता है। वो भीमबेटका का गुफा पहला आश्रय बना मानवीय निवास का, जहां पे हमारे आदि मानव आके रहे। ये तो हो गया कि आदि मानव वहां आके रहने लगे। आखिर उन लोग को खाने की जरूरत होती थी तो वे लोग क्या खाते थे। चूंकि मध्य प्रदेश वनों का राज्य है दोस्तों, अभी भी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इतने औद्योगिक क्रांति के बावजूद अगर वहां पे वन इतना अभी भी बचा हुआ है, तो आप कल्पना करिए आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में जो वन का फैलाव होगा, विस्तार होगा, वनस्पति से भरा हुआ वो प्रदेश कितना सुदृढ़ और कितना हरा भरा दिखता होगा। तो वहां पे फल फूल कंदमूल और जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनकी बिल्कुल कमी नहीं होगी। और वहां पे जो रहने वाले लोग थे भीमबेटका के गुफा में, वे लोग जो वन उत्पाद थे उनसे वे लोग काफी कुशलता पूर्वक परिचित थे, जिसके वजह से वे लोग अपना जीवन यापन वही वनस्पतिक औषधि या फल फूल कंदमूल के अपना वो जीवन निर्वाह करते थे। क्योंकि जहां पे वन होगा दोस्तों वहां पे वन्य जीव भी होंगे। तो कुछ वन्य जीव जिनको शिकार करना काफी इजी है, जो काफी आसानी से जिनका शिकार किया जा सके, उनको पका के खाया जा सके, तो कुछ लोग ऐसे वन्य जीवों का शिकार भी करके खाया करते थे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो नर्मदा नदी के किनारे बसे लोग थे वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो वे लोग क्या थे, पहले तो वे लोग कुशल संग्राहक थे, और दूसरे में वे लोग आखेटक। आखेट मतलब शिकार करना और आखेटक मतलब जो शिकार करता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देने लायक होगा कि सबसे पहले हमने कुशल संग्राहक लिखा, उसके बाद आखेटक लिखा। ऐसा क्यों? सबसे पहले लोग आखेटक क्यों नहीं थे, वे लोग कुशल संग्राहक क्यों हो गए? क्योंकि जो वनस्पति औषधि है या फल फूल है उसको तोड़ना, उसको खाना या उसका संग्रह करना शिकार करने के बजाय काफी आसान था। इसलिए वहां के लोग सबसे पहले कुशल संग्राहक थे, उसके बाद वे लोग आखेटक बने। ये तो लाखों वर्ष पूर्व की कहानी है दोस्तों कि नर्मदा नदी के किनारे आके लोग बसे। इसमें जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट में वो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। ये सुलेमान और किरथर दो पहाड़ी का नाम है दोस्तों। और दो पहाड़ी के बीच, जैसे ये सुलेमान पर्वत हो गया, ये किरथर पर्वत हो गया, और इन दोनों के बीच में जो खाली जगह था वो बहुत ही फर्टाइल लैंड था, बहुत ही उपजाऊ भूमि था। और वहां पे जो लोग आके बसे तो इस तरह से वो गांव बन गया, और उस गांव का नाम जो पड़ा दोस्तों वो मेहरगढ़ पड़ा। तो सुलेमान और किरथर के बीच में जब लोग आकर बसे तो उस टाइम साल चल रहा था दोस्तों 8000 ईस्वी पूर्व। 8000 ईस्वी पूर्व जब लोग एक साथ आकर सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में रहने लगे, जहां वो मेहरगढ़ बना, वहां पे लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कृषि का प्रारंभ और पशुपालन का प्रारंभ यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच
बसे गांव मेहरगढ़ में प्रारंभ हुआ दोस्तों। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कृषि प्लस पशुपालन का प्रारंभ सर्वप्रथम सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में चालू हुआ, और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वे लोग गांव में रहने लगे। आइए अब थोड़ा सा इसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं दोस्तों। जब आप कृषि कीजिएगा तो आपको वहां पे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको रह करके उस फसल को बोना, पटवन करना, फिर उस पके तो उसको काटना, फिर उससे अपना अनाज अलग करना। ये टोटल जो ड्यूरेशन लेता है दोस्तों, कम से कम 3 या 4 महीने का ड्यूरेशन लेता है, जिसके वजह से आपको अस्थायी या अस्थायी रूप से वहां पे आपको रहना पड़ेगा। इसी वजह से जैसे वहां के जो कबीले थे, वहां के जो लोग थे, भिन्न भिन्न प्रकार के या एक ही प्रकार के जो लोग खेती करने लगे, तो जैसे जैसे वे लोग अनाज खाने लगे, जैसे आज का वे लोग अनाज खाए, वे लोग खा नहीं पाए, तो अब जहां वे रहते थे उस घर के आगे उसको फेंक देते थे। तो उस फेंके हुए भोजन को खाने के लिए वहां जो बकरी थी, गाय थी, कुत्ता था, वे लोग आके उस फेंके हुए भोजन को खा रहे थे। इस वजह से आदमी और वो जो जानवर थे उन लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ी। इसीलिए सबसे पहले वहां पे लोग पालतू पशु भी बनाए, जिसमें सबसे पहले पशु का नाम हम लोग को मिलता है दोस्तों, वो है कुत्ता। लेकिन मेहरगढ़ में सिर्फ कुत्ता को ही पालतू पशु नहीं बनाया गया, वहां पे वे लोग भेड़, बकरी और गाय को भी पालने लगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वे लोग भेड़, बकरी, गाय या कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाए? क्योंकि ये सब हिंसक पशु नहीं होते हैं। कुत्ता को हम लोग कुछ खिला पिला के उसको अपने फेवर में ला लेते हैं, ये उतना हिंसक नहीं होता है और ये सिक्योरिटी का काम करता है। अगर आप कुत्ता पाले हुए हैं तो आप किसी भी अवांछनीय व्यक्ति को या चोर और जो होता है वो घर में घुसने ही नहीं देगा। जब ये लोग खेती करते थे तो जंगली जानवर को या और जो गाय चरने वाली या जो शाकाहारी जानवर थे उन लोगों को भगाने में कुत्ता काफी हेल्प करता था। वे लोग यहाँ पे हैं और कुत्ता दूसरे कोने पे खड़े होकर के वहां से वे लोग पशु लोग को भगा दे रहा था भौंक भौंक करके। और फिर ये जो भेड़, बकरी, गाय है दोस्तों, ये लोग स्वभाव से हिंसक नहीं है और इससे वे लोग दूध भी प्राप्त कर लेते थे और दूध भी वो अपने खान पान में यूज करते थे। इसके साथ साथ जब कभी उनको लगता था कि आज हमको कुछ नॉनवेज करना है, मतलब हमको पार्टी करना है, तो क्या करेंगे, वे लोग भेड़ या बकरी को काट कर भी खा लेते थे। इसके वजह से वे लोग कुत्ता, भेड़, बकरी और गाय को अपना पालतू पशु भी बनाए। इस प्रकार वहां पे पशुपालन का भी प्रारंभ हुआ। इसमें आगे जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है गारो पहाड़ी का, और इसी के साथ दिया है इसमें विंध्य पहाड़ी का। गारो पहाड़ी मेघालय राज्य में पड़ता है और ये जो पहाड़ी का नाम है दोस्तों वहां पे रहने वाले वनवासी के नाम पर पड़ा है। मेघालय में ऐसे 3 प्रकार के वनवासी या जनजाति मिलते हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। और जहां जिस स्थान पे जिस एरिया में वे लोग रहते हैं उस एरिया का जो सर्वोत्तम पहाड़ है या जो सर्वोत्तम चोटी है उसको हम लोग गारो, जो जहां पे गारो वनवासी रहती है वहां के जो सर्वोत्तम पहाड़ी है उसको गारो पहाड़ी। फिर इसी तरह से जहां पे खासी वनवासी या जनजाति रहती है वहां का जो पहाड़ है, पहाड़ी है, उसको हम लोग खासी पहाड़ी। और जहां पे जयंतिया वनवासी या जनजाति रहती है वहां के पर्वत या पहाड़ को हम लोग जयंतिया पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो मेघालय में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे और गारो पहाड़ी के बीच में, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे से और गारो पहाड़ी के तक जो फर्टाइल जमीन था दोस्तों, वहां पे वे लोग, गारो जनजाति के जो लोग थे वे लोग चावल का उत्पादन करते थे। फिर इसी तरह से जो विंध्य पर्वत है इसके बगल के जो उपजाऊ क्षेत्र थी वहां पे भी यहाँ के रहने वाले लोग चावल का उत्पादन करते थे और चावल पे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट से था दोस्तों, ये था मिडल इंडिया से। इसमें जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी मतलब इकलौती सिंधु नदी ही नहीं, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उनके किनारे जो लोग आके बसे दोस्तों वो था
4700 ईस्वी पूर्व में। और यहाँ पे जो लोग आके बसे दोस्तों, वे लोग उन्नत शहर का निर्माण किए और यहाँ के लोग नगरों में रहते थे, नगरों में। और ये नगर आज की जो आप नगर देखते हैं, नगर व्यवस्था देखते हैं, उस नगर व्यवस्था से काफी उन्नत थी। जो सिंधु नदी घाटी में जो सभ्यता या नगर बसे, उन्हीं को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे दोस्तों। आगे की कक्षाओं में इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसके नगर व्यवस्था के बारे में और इसके प्रशासन के बारे में, और वहां के लोग जीविकोपार्जन अपना किस तरह से करते थे। इन सारी चीजों के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। पांचवा में, इसमें जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, उसमें है गंगा नदी। गंगा और उसके सहायक नदियों के बीच जो लोग आकर बसे दोस्तों, वो टाइम है 2500 ईस्वी पूर्व। और यहाँ पे जो लोग आके बसे दोस्तों, यहाँ पे वे लोग महानगर में रहे, जिसको हम लोग आगे की कक्षाओं में महाजनपद के रूप में भी जानेंगे। जिसमें जो सबसे फेमस महाजनपद था दोस्तों, वो था मगध, जो अभी पाटलिपुत्र के एरिया में आता है। और ये जो मगध महाजनपद था दोस्तों, गंगा और सोन नदी के जो उपजाऊ भूमि है, उसी के बीच में ये मगध महाजनपद फला फूला। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी घाटी में जहां पे पहले लोग गुफा में रहे, फिर सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी के बीच जहां वे लोग गांव में रहे, फिर सिंधु नदी में जब वे लोग नगर में रहे, और उसके बाद गंगा नदी के किनारे जब वे लोग महानगर में रहे। आखिर ये परिवर्तन हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि वे लोग गुफा से निकल के गांव, गांव से शहर और शहर से महानगर में परिवर्तित हो गया? इसके पीछे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है, यहां पे लिखते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, व्यवसाय। जब व्यवसाय बदला दोस्तों, तो यहां की इकोनॉमी भी बदली। इकोनॉमी मतलब अर्थ। जब इकोनॉमी मतलब जैसे व्यवसाय बदला, उन लोगों के पास धन संपत्ति आया, और जब धन संपत्ति आया दोस्तों, इसी से निर्माण हुआ पॉलिटी का, मतलब राजनीति या साम्राज्य का। तो इसी तरह से जब जब व्यवसाय बदलेगा, जब जब समय के साथ परिवर्तन होगा, इसी तरह से लोगों के बीच में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यही परिवर्तन है दोस्तों कि गंगा नदी जब महानगर में लोग रहे, फिर उसके बाद लोहा का आविष्कार हुआ, फिर जो इकोनॉमी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और उसी क्रांतिकारी परिवर्तन के वजह से हम लोग अभी एक अपने नए लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो योगदान था दोस्तों, वो है पेशा का, व्यवसाय का, अर्थव्यवस्था का। तो ये रहा हम लोग का पहला टॉपिक दोस्तों कि लोग कहाँ रहते हैं। आइए देखते हैं अब दूसरे टॉपिक को। इसमें जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आजकल भी हम लोग देखते हैं कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे हर जगह खचाखच भीड़ लगी हुई है। या तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, या तो कहीं दूसरे जगह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आखिर वे लोग इतने आनन फानन या इतने भागा भागी में वे लोग क्यों हैं? आखिर उन लोगों के पीछे ऐसी क्या वजह है कि इतना भीड़ हमको हर बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स, एयरप्लेन्स, रेलवे स्टेशन हर जगह देखने को मिल रहा है? इसका वजह सिर्फ ये है दोस्तों कि या तो वे लोग काम की तलाश में जा रहे हैं, जैसे बिहार से जो भी ट्रेन खुलती है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं मुंबई, सूरत या जो दिल्ली है, वहां के लिए काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें काफी अधिक संख्या में वहां के फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी भीड़ होती है दोस्तों। तो वे लोग यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको काम की तलाश है। इसी तरह से पुराने समय में भी दोस्तों लोग काम की तलाश में, जीविकोपार्जन के लिए वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। क्योंकि उस समय कहीं पे तो कल कारखाना या फैक्ट्री था नहीं दोस्तों, तो वे लोग कौन से काम की तलाश में जाते थे? यहाँ पे काम की तलाश मतलब जीविकोपार्जन है दोस्तों। जहां जैसे एक जगह जहां वे लोग काफी समय से रह रहे थे, वहां का जो प्राकृतिक संसाधन था, फूल फल वनस्पति जो भी थी, उनको जब वे खा लेते थे,
तो वहां से फिर वे दूसरे जगह अपना खाने पीने की सामान को या खाने पीने की जो व्यवस्था थी उसको बनाने के लिए वे लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। इसमें जो दूसरा फैक्टर था दोस्तों वो था प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा में खास करके दो चीज, एक तो बाढ़ और दूसरा था सूखा। जहां वे लोग रहते थे दोस्तों वहां पे या तो बाढ़ आ गई, नदी उफान पे हो गई, या बरसात अधिक हो गई, या तो वहां पे वर्षा हुई ही नहीं, पीने का जो पानी था उसका कमी पड़ गया। इसके वजह से वे लोग अपना जो जहां वे रह रहे थे वहां से निकल के जहां पे पानी की अच्छा सुविधा है या जहां पे बाढ़ की विभीषिका नहीं है वहां पे वे लोग गए। इसलिए ये प्राकृतिक आपदा भी दोस्तों एक फैक्टर था। इसमें जो तीसरा फैक्टर था दोस्तों वो था युद्ध। पहले जो लोग कबीला में रहते थे, जब एक कबीला का भिड़ंत दूसरे कबीला से होता था दोस्तों, तो जो कबीला दूसरे को हरा देता था उसको छोड़ के भागना होता था। तो जो युद्ध में हार जाते थे वे लोग ही अपना जो आवास था उसको छोड़ करके भाग जाते थे। और जो युद्ध जीत जाता था और देखता था कि ये जो संपदा है, ये जो धरती है काफी उपजाऊ है, तो जहां वे पहले रह रहे थे वहां से वे लोग चल करके नया जगह पे आ जाते थे। तो युद्ध के वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। जब राजा हुआ, सेनापति बना और जो अस्थाई सैन्य टुकड़ियां रखी जाने लगी, तो एक राज्य से दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए भी जो सैनिक लोग थे एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे। तो युद्ध भी यात्रा का एक वजह बना दोस्तों। इसमें जो चौथा वजह था दोस्तों ये था व्यापारी या व्यापार। जैसे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस टाइम जब यहाँ कुछ कपास या कोई धातु या कोई और भी चीज जैसे यहाँ बनती थी, उसको बेचने के लिए जो यहाँ के मर्चेंट्स मतलब व्यापारी लोग थे एक जगह से दूसरे राष्ट्र में या दूसरे राज्य में वे लोग जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने के लिए। तो सामान बेचने के लिए भी लोग यात्रा करते थे और ये सब चीज हम आज के भी दौर में देख सकते हैं। और जो पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों वो था धर्म या उपदेश। पहले के जो लोग धार्मिक गुरु थे वे लोग अपना जो ज्ञान था उसको बांटने के लिए और लोगों को शिक्षित करने के लिए वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म या हिंदू धर्म में साधु या सन्यासी लोग को देखते थे दोस्तों, वे लोग सिर्फ और सिर्फ एक अपना बैग या झोला लेकर के और एक हाथ में उनके पास डंडा रहता था और उसी डंडा के सहारे वे लोग गांव गांव और इसी तरह से फिर दूसरे जिला में फिर दूसरे राज्य में इसी तरह से वे इंटर करते हुए जाते थे। और उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता था कि उनके पास जो धार्मिक चेतना है या धार्मिक जो शिक्षा है उसको आम जनमानस में भी फैलाएं, जिससे समाज में शांति आए और अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सके। तो धार्मिक उपदेश देने के लिए भी जो धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक गुरु थे, वे लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्राएं करते थे। क्या ये यात्रा इतना सुखद था या इतना इजी था जितना आज के दौर में हम लोग देखते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल नहीं। आज तो जैसे हम लोग को साधन बहुत सारे मिल जाते हैं। छोटे आधार पे अगर देखेंगे तो साइकिल, बाइसाइकिल, कार, बस, रेलवे स्टेशन, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन्स, ये सारे अभी साधन हम लोग को उपलब्ध हैं दोस्तों। लेकिन इतिहास में ये सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। उस टाइम जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनके पैरों में जान है और जिनका मानसिक जो इच्छा शक्ति है या दृढ़ शक्ति है वो इतना मजबूत है, वे लोग यात्रा करते थे और जो भी सारी चुनौतियां थी उनको पार कर लेते थे दोस्तों। जब हम अभी के दुनिया में ट्रेवल करते हैं दोस्तों, यात्रा करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमको अपना राज्य की सीमा, फिर देश की सीमा, फिर दूसरे देश की सीमा, इस तरह से बटा हुआ हम प्राप्त करते हैं। पहले के जमाने में जो एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था दोस्तों। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक सीमाएं होती थी। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो मोटा मोटी रफली अगर हम भारत का अगर मैप हम ड्रॉ करें, जैसे ये अगर भारत का मैप हो गया दोस्तों, जैसे ये भारत का मैप हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं
कि इस तरह से कर करके ये इस तरह से करके हिमालय पर्वत जाती है। फिर यहाँ पे ये थार मरुस्थल है। यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट है दोस्तों, इसको हम लोग गेटवे बोलते हैं। फिर यहाँ पे जैसे इधर जो हेवी है समुद्र है, इधर फिर पहाड़ है इस तरह से, और वन सब है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, ये नेचुरल फेंसिंग है। इंडिया का नेचुरल फेंसिंग क्या है, इधर से उत्तर में हिमालय, इधर आप पश्चिम में देखिएगा तो थार का मरुस्थल, फिर इधर से अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, फिर इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, नेचुरल फेंसिंग है। तो इसी नेचुरल फेंसिंग को हम लोग देखेंगे कि नेचुरल फेंसिंग में क्या आ जाएगा, पहाड़, दूसरा में नदी, सागर और मरुस्थल। पहले के लोग कितना चुनौतियों को पार करके वे लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा करते थे। वे लोग या तो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते थे, या नदी को तैरते थे, या सागर की गहराइयों को नाप करके एक जो महाद्वीप है से दूसरे महाद्वीप में जाते थे, या तो वे लोग मरुस्थल को नाप करके जाते थे। जब भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये हिमालय हो जाता है, इधर फिर वन हो जाता है, इधर जो है बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, फिर इधर थार का मरुस्थल। इसमें जो एक गेट के तरह काम करता है दोस्तों कि चारों तरफ से हम दीवार लेके रखे हैं, और एक जगह जहां से एंट्री है दोस्तों, ये है नॉर्थ वेस्ट गेटवे, जो पंजाब के इलाका, खास करके पाकिस्तान में जो अभी पड़ रहा है दोस्तों, यहीं पे सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। और इसी सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जो बोलन दर्रा है दोस्तों, उसी बोलन दर्रा को हम लोग नॉर्थ वेस्ट गेटवे बोलते हैं दोस्तों, जो कि भारत का एंट्री गेट है। जो भी हम लोग विदेशी आक्रमणकर्ता को देखते हैं दोस्तों, तो उन लोगों का इतना साहस नहीं था कि वे लोग समुद्र के मार्ग से इंडिया में आ सके या हिमालय को पार करके आ सके। वे लोग कैसे आते थे, वे लोग इसी नॉर्थ वेस्ट गेटवे का यूज करके वे लोग इंडिया में आते थे। जब दोस्तों लोग यात्राएं किए, एक महाद्वीप से दूसरे देश में आए, चाहे वो किसी वजह से, तो वो आने के वजह से जो लोकल जो यहाँ के लोग थे, उन लोग पे क्या प्रभाव पड़ा या उन पर आउटकम क्या निकला दोस्तों। तो वहां के जो लोग आए दोस्तों, उनके वजह से संस्कृति में काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और संस्कृति सम्मिश्रण हुआ। उनका जो संस्कृति था और यहाँ का जो लोग का संस्कृति था, वो आपस में मिंगलिंग हुआ संस्कृतियों का। तो इस तरह से उनके संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। उसके साथ साथ वे लोग जो वहाँ का खान पान या जैसे वे लोग खाना बनाते थे, उस पर भी प्रभाव पड़ा। तो फूड पर भी इस यात्रा का प्रभाव देखने को मिला दोस्तों। फिर ये पत्थर तराशने पे, पहले पत्थर पर ही नक्काशियां किया जाता था, लकड़ी के काट कर ही उस पर कलाकृति किया जाता था। तो उन सब चीजों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। साथ साथ यहाँ के जो संगीत या मनोरंजन के जो साधन है, उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला दोस्तों। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो लोग बिहार के होंगे, वे लोग जब वे मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, जहां भी वे लोग जाते हैं, तो बिहार की जो खुशबू है, बिहार की जो संस्कृति है, सभ्यता है, पहनावा है, ओढ़ावा है, यहाँ का खान पान है, उसको लेकर के अपने साथ वे लोग जाते हैं। इसी के कारण दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आज अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में, जहां भी भारतीय लोग रह रहे हैं, वहां भी छठ पूजा का प्रारंभ हो गया है। क्योंकि यहाँ के जो बिहारी लोग गए हैं, वे लोग छठ पूजा मनाते हैं। और जो छठ नदी के किनारे होता है, जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, जब देखते हैं कि छठ पूजा का दिन आ गया, ये है छठ मैया का ये टाइम है, तो वहां पे लोग छठी मैया का पूजा करते हैं। इसके वजह से होता क्या है कि जो अमेरिका का जो संस्कृति है और बिहार का जो संस्कृति है, वो आपस में मिक्स करती है। तो इसका परिणाम यही है दोस्तों कि संस्कृति का सम्मिश्रण होता है। उसी प्रकार जो बिहार के लोग चूड़ा दही या लिट्टी चोखा खाते हैं, और वे लोग अमेरिका में या कहीं विदेश में रह रहे हैं दोस्तों, तो वे लोग साल में किसी ना किसी टाइम वे लोग या तो दही चूड़ा या लिट्टी चोखा वे लोग खाएंगे ही खाएंगे। और इसके वजह से वहां पे जो
अमेरिका के जो लोग या विदेश के जो लोग होंगे, वे लोग भी इस खान पान के नजदीक आएंगे टेस्ट करने के लिए कि यार ये कैसा लगता है, एक बार हम भी चखें। तो ये चखने से क्या होगा, ये जो फूड की जो वैरायटी है उसका विस्तार और अधिक होगा। तो ये जो फूड पे भी जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इन्हीं यात्राओं का परिणाम पड़ेगा। फिर उसी तरह संगीत का, जैसे बिहार का लोग भोजपुरी, अवधी या मगधी ऐसा मतलब जो गाना जो सुनता है, वहां वो अमेरिका का जो पॉप म्यूजिक सुनेगा, और पॉप म्यूजिक सुनने वाला अगर जब बिहार का चैता या फागुन का गीत सुनेगा, कजरी का गीत सुनेगा, तो उसको लगेगा कि यार इसमें जो मिठास है, क्या उसको हम अपने पॉप म्यूजिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या उसी तरह जो पॉप म्यूजिक सुनेगा वो भी सोचेगा कि यार इसको भोजपुरी में भी इस तरह से तो इसको म्यूजिक बनाया जा सकता है ना। तो इस सभी चीजों का परिणाम किस पे पड़ेगा दोस्तों, क्यों पड़ेगा, यही यात्राओं की वजह से। तो क्या आप समझे कि यात्रा करने में जो दिक्कतें थी उसको यात्रा लोग क्यों करते थे, और उसका जो आउटकम होता था क्या होता था दोस्तों। तो ये रहा इन्हीं चीजों के बारे में। आइए फिर अगले टॉपिक के बारे में अच्छे से समझते हैं।